जरा कल्पना कीजिए कि हम एक पूरी तरह से सुरक्षित, रोशनी से जगमगाते हुए कमरे में बैठे हैं। मतलब आसपास कोई खतरा नहीं है, सब कुछ बहुत शांत है। हाँ, एकदम सुरक्षित और आरामदायक माहौल। बिल्कुल। और अचानक कोई हमें एक कहानी सुनाना शुरू करता है, किसी पुरानी इमारत के अंधेरे कोने में खिसकती हुई एक परछाई के बारे में। या फिर किसी अदृश्य खतरे के बारे में जो बस हमला करने ही वाला है। हाँ, और होता क्या है, चंद सेकंड के भीतर हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों पर पसीना आने लगता है। शरीर कांपने लगता है। सही कहा। हमारा शरीर ऐसे प्रतिक्रिया देने लगता है जैसे हमें सच में अपनी जान बचाकर भागना हो, जबकि अगर तार्किक रूप से देखें तो हम शारीरिक रूप से 0% खतरे में हैं। बिल्कुल 0%। तो सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर, हमारा नर्वस सिस्टम एक कोरी कल्पना पर इस तरह की हिंसक प्रतिक्रिया आखिर क्यों देता है? देखो, ये मनोविज्ञान और न्यूरोबायोलॉजी का एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प पहलू है। बात यह है कि हमारा दिमाग असली खतरे और एक बहुत ही अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी के बीच आसानी से फर्क नहीं कर पाता। मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, एक तरह से। जब कोई कहानी हमारे अवचेतन मन में उतर जाती है, तो वो हमारे लिए एक जीती जागती वास्तविकता बन जाती है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी रहस्य को सुलझाना है। आज के हमारे इस गहराई से किए गए विश्लेषण का स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जी, सरगम और प्रेरणा की परी। बिल्कुल। ये कहानी करमजीत सिंह गठवाला के कहानी संग्रह परियां बनी तितलियां से ली गई है। और मैं यहाँ ये जरूर जोड़ना चाहूंगी कि हालांकि ये एक बाल कथा संग्रह से है, लेकिन इसके भीतर जो मनोवैज्ञानिक परतें हैं, हाँ, वो कमाल की हैं। एकदम, वे किसी भी वयस्क के लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि एक बच्चे के लिए। ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानव मस्तिष्क में ये डर आखिर जन्म कैसे लेता है, और कैसे कहानियां, शब्द और हमारा आसपास का भौतिक परिवेश मिलकर हमारी वास्तविकता को पूरी तरह से विकृत कर देते हैं। सही बात है। और सबसे अहम बात, हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी ही कल्पना का उपयोग करके अपने भीतर के उस अलार्म सिस्टम को शांत कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हम सभी दिन भर खबरों और सोशल मीडिया से घिरे रहते हैं। बिल्कुल। और कभी न कभी किसी डरावने विचार के प्रभाव में आकर अपनी दुनिया को एक अलग डरावने चश्मे से देखने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मानव मस्तिष्क एक खाली स्लेट नहीं है। ये एक बहुत ही सक्रिय मशीन है जो लगातार हमारे आसपास की जानकारी को प्रोसेस करती है। और इस कहानी की मुख्य पात्र जो सरगम है, उसके माध्यम से ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है। तो चलिए सरगम से ही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरा शुरुआत में सरगम का जो व्यक्तित्व दिखाया गया है वो बहुत ही खुशमिजाज और चंचल है। मतलब उसकी कल्पना शक्ति बहुत ही जीवंत है। वो बादलों में जानवरों की आकृतियां ढूंढती है, चींटियों का घर देखती है। बिल्कुल। और उसकी एक सहेली है कमलिनी, जो थोड़ी भोली है और पढ़ाई में कमजोर है। उसे गणित के पहाड़ याद नहीं रहते, कविताएं उलझ जाती हैं। हाँ, और यहीं पर सरगम का रवैया देखने लायक है। वो कमलिनी की मदद कैसे करती है, ये बहुत दिलचस्प है। वो अपनी उसी कल्पना का इस्तेमाल करती है ना? एकदम सही। सरगम अपनी इस दोस्त को पहाड़ याद कराने के लिए गाती है। वो कहती है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे गुनगुनाओ, याद हो जाएगा। और कविता याद कराने के लिए हाथों से भाव बनाना भी सिखाती है। हाँ, अगर मैं यहाँ एक उपमा दूं, तो सरगम यहाँ सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वो एक छोटी शिक्षिका है जो अपनी कल्पना को एक इंजन की तरह इस्तेमाल कर रही है। बहुत अच्छी उपमा है ना? वो दिखा रही है कि अगर इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो गणित जैसे नीरस विषय को भी जीवंत बना सकता है और दो लोगों के बीच के रिश्ते को मजबूत कर सकता है। इसे मनोविज्ञान में हम रचनात्मक दृश्य या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। हाँ, हमारा दिमाग अक्सर सूखे तथ्यों या संख्याओं को आसानी से याद नहीं रख पाता, लेकिन जब उन संख्याओं को संगीत, लय या भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो दिमाग में छप जाते हैं। बिल्कुल, दिमाग के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। सरगम अनजाने में ही सही कमलिनी के दिमाग के उन न्यूरल पाथवेज को उत्तेजित कर रही है, जिससे सीखना एक मजेदार खेल बन जाता है। मतलब यहाँ कल्पना एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में काम कर रही है। सही कहा। ये तो हुई कल्पना की सकारात्मक बात। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर कल्पना एक इतनी बेहतरीन चीज है जो सीखने में मदद करती है, तो वही कल्पना इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन जाती है? यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। हाँ,
कामलिनी सरगम को अपनी बड़ी दीदी से कहानी सुनने के लिए अपने घर ले जाती है। बाहर का माहौल बहुत खूबसूरत है। पेड़ों की छाया है, चहचहाती चिड़ियां हैं, ताजे फूलों की खुशबू भी है। लेकिन जैसे ही वे दीदी के कमरे में प्रवेश करती हैं, सब कुछ बदल जाता है। दरअसल वो कमरा एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर की तरह काम करता है। रुको, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। मतलब क्या बच्चों के लिए थोड़ा बहुत डरना जरूरी नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि डर ही तो हमें आग से दूर रहना सिखाता है या सड़क पर गाड़ियों से बचना सिखाता है। तो इस कहानी में दीदी के उस डरावने कमरे को पूरी तरह से एक नकारात्मक चीज के रूप में क्यों दिखाया जा रहा है? ये बहुत ही उम्दा सवाल है। देखो, हमें स्वस्थ सावधानी और विकृत कल्पना के बीच के अंतर को समझना होगा। स्वस्थ सावधानी मतलब? स्वस्थ सावधानी वो है जो वास्तविक खतरे पर प्रतिक्रिया देती है, जैसे सामने से आती गाड़ी को देखकर पीछे हट जाना। अच्छा, हाँ। लेकिन दीदी का कमरा जिस तरह का डर पैदा कर रहा है वो एक कृत्रिम और लकवा मार देने वाला डर है, मतलब पैरालाइजिंग डर। हाँ, कमरे का आधा अंधेरा होना, खिड़कियों का बंद होना, ये सब मस्तिष्क को एक संकेत भेजता है कि कुछ अज्ञात और खतरनाक आसपास है। और उस कमरे की दीवारों पर जो चित्र लगे हैं, बाप रे, वो तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। लाल आंखों वाले भूत, लंबे दांतों वाले पिशाच और काले वस्त्रों वाली चुड़ैलें। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी शुरू होने से पहले ही उस कमरे का वातावरण दिमाग में डर का बीज बोने के लिए परफेक्ट सेटअप तैयार कर रहा है। इसे हम मनोविज्ञान में प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग मतलब पहले से तैयार करना। बिल्कुल। जब आप किसी व्यक्ति को एक अंधेरे कमरे में बैठाते हैं और उसे डरावने चित्र दिखाते हैं तो आप उसके दिमाग के तार्किक हिस्से को सुला रहे होते हैं। ओह। और उसके भीतर के उस आदिम हिस्से को जगा रहे होते हैं जिसे हम एमिगडेला कहते हैं। एमिगडेला, ये दिमाग का अलार्म सिस्टम होता है ना? एकदम सही। बंद खिड़कियां घुटन का प्रतीक हैं और अंधेरा इस बात का कि हम देख नहीं सकते कि खतरे कहाँ छिपे हैं। और फिर दीदी वो कहानी सुनाना शुरू करती हैं, एक घने काले जंगल में रहने वाली चुड़ैल की कहानी, जो हवा में उड़ते हुए अकेले बच्चों को ढूंढती है। हाँ, उन्हें अपनी झाड़ू पर बैठाकर आसमान में ले जाती है और फिर झट वो इन्हें आसमान से नीचे फेंक देती है। और कहानी में ये भी लिखा है कि दीदी ये झट शब्द बोलते हुए अपने हाथ जोर से पटकती हैं। हाँ, वो हाथ पटकने वाली बात बहुत इम्पैक्टफुल थी। असल में वो झट शब्द और हाथ पटकने की आवाज ही वो बिंदु है जहां सब कुछ बदल जाता है। मतलब कैसे? तार्किक रूप से सरगम जानती है कि वो एक कमरे में बैठी है और ये महज एक कहानी है, लेकिन उस अचानक आई तेज आवाज ने उसके अमिगडला को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। अच्छा, तो शरीर को लगा कि सच में कोई खतरा आ गया है। हाँ, अचानक आई तेज आवाज को हमारा शरीर एक तात्कालिक शारीरिक खतरे के रूप में प्रोसेस करता है। ये सब कुछ सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है। मतलब तर्क तो पीछे ही छूट गया। बिल्कुल। और शरीर में एड्रेनलिन का स्राव होने लगता है। तो दीदी की वो गहरी आवाज, वो अंधेरा और वो अचानक आई तेज आवाज, ये सब मिलकर सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे थे, वे सरगम के शरीर में एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा कर रहे थे। एकदम सटीक। उन्होंने सरगम के नर्वस सिस्टम में फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को चालू कर दिया। लड़ो या भागो। हाँ, अब सरगम का शरीर सच में उसी तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है जैसे वो खुद आसमान से गिर रही हो। और ये बात कितनी खौफनाक है कि वो डर सिर्फ दीदी के कमरे तक सीमित नहीं रहता, वो डर सरगम के साथ उसके घर आ जाता है। यही तो डर की सबसे बड़ी ताकत है। रात को जब सरगम बिस्तर पर लेटती है तो वही काले जंगल और गिरते हुए बच्चे के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। उसे खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट भी किसी के आने की आहट लगती है। हाँ, और उसे अपने बिस्तर के पास एक परछाई खड़ी महसूस होती है। डर ने उसकी वास्तविकता को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना घट रही है। इसे पैराडोलिया कहा जाता है। एक सेकंड, पैराडोलिया, ये क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। तो ये मानव मस्तिष्क की एक ऐसी प्रवृत्ति है जहाँ वो बेतरतीब आकृतियों या आवाजों में कोई जाना पहचाना पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। अच्छा, जैसे बादलों में किसी जानवर का चेहरा देखना, जो सरगम पहले कर रही थी। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन जब दिमाग डरा हुआ होता है, जब हमारा अलार्म सिस्टम बज रहा होता तो है, वो सिर्फ खतरे वाले पैटर्न ढूंढता है। बिल्कुल। इसलिए रात के अंधेरे में कपड़ों का ढेर या कोई साधारण सी परछाइयों से एक चुड़ैल या भूत नजर आने लगती है। मतलब दिमाग कह रहा है यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए हर चीज पे शक करो। हाँ, दिमाग सर्वाइवल मोड में है। यार, ये तो दिमाग को हिला देने वाली बात है। अगले दिन स्कूल में तो हालात और भी अजीब हो जाते हैं।
सरगम के अनुभव पूरी तरह से विकृत हो चुके हैं। हाँ, स्कूल का वो दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा की दीवार पर लगी एक सुंदर सी तितली की तस्वीर उसे चमगादड़ जैसी लगने लगती है। उसके अपने अध्यापक जो शायद उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कान उसे डरावनी लगती है। हाँ, मानो उनका चेहरा लंबा हो रहा हो और आंखें बड़ी-बड़ी हो रही हों। देखो, जब इंसान लगातार तनाव या डर में होता है तो इसे हम संज्ञानात्मक विकृति या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मतलब इंद्रियां धोखा दे रही हैं। हमारी इंद्रियां जो सूचनाएं ग्रहण कर रही हैं, मस्तिष्क उन्हें गलत तरीके से पढ़ना शुरू कर देता है। अच्छा, अध्यापक की मुस्कान एक सुरक्षित संकेत है, लेकिन सरगम का डरा हुआ दिमाग उसे एक खतरे के रूप में प्रोसेस कर रहा है। यहाँ तक कि जब उसके दो सहपाठी आपस में हंसकर बात कर रहे होते हैं तो सरगम को लगता है कि वे उसी पर हंस रहे हैं। पेंसिल गिरने की हल्की सी टप आवाज भी उसे किसी के कदमों की आहट लगती है। मतलब सोचिए, एक दिन पहले जो बच्ची अपनी कल्पना से गणित सिखा रही थी, आज उसी की कल्पना उसे हर जगह राक्षस दिखा रही है। यही इमेजिनेशन का डार्क साइड है। अगर मैं इसके लिए एक उपमा दूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने एक खराब खरोचों वाला लाल चश्मा पहन लिया हो। लाल चश्मा। हाँ, मतलब अब दुनिया की हर सुंदर, सफेद और सामान्य चीज भी उस चश्मे में से डरावनी, विकृत और लाली दिखाई देगी। अरे वाह, वो उपमा बिल्कुल सटीक है। वो खराब चश्मा असल में डर का चश्मा है। और ये स्थिति हमें एक बहुत बड़े सत्य की ओर ले जाती है कि डर अक्सर बाहर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। डर सरगम के मन के भीतर बैठकर उसकी आंखों को नियंत्रित कर रहा था। उसके दृष्टिकोण को बदल रहा था। वो तितली, वो अध्यापक की मुस्कान, वे सब अपनी जगह बिल्कुल सामान्य थे। बदला सिर्फ सरगम का चश्मा था। और तभी दोपहर की प्रार्थना सभा में कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। सबसे अहम मोड़। सरगम का मन बहुत भारी है। आसमान साफ होने के बावजूद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी एक हल्की, शांत और प्यारी सी हवा उसके गाल को छूकर गुजरती है। और उसके सामने प्रकट होती है प्रेरणा की परी। ये दृश्य सच में इस पूरी चर्चा का मनोवैज्ञानिक केंद्र है। बिल्कुल। इस परी का वर्णन लेखक ने बहुत ही जीवंत तरीके से किया है। सुनहरे रोशनी से चमकते पंख, शांत चेहरा और दयालु आंखें। और परी के वो संवाद। हाँ, परी सरगम से बात करती है और कहती है, डर कहानी में था, सच्चाई में नहीं। अगर मन डर के रंग में रंग जाए तो फूल भी कांटे लगते हैं। जैसे धुएं से दर्पण काला हो जाए तो उसमें चेहरा भी अजीब दिखता है। पर मुझे एक बात बताइए, क्या सच में आसमान से कोई जादुई जीव उतरा था या फिर ये सरगम के ही भीतर चल रही कोई प्रक्रिया थी? अगर हमें इसे न्यूरोलॉजी के चश्मे से देखें तो ये कोई बाहरी जादू नहीं था। ये सरगम के अपने ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के जागने का क्षण था। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और समझदारी को नियंत्रित करता है। ठीक कहा आपने। जब डर हावी होता है तो हमारा एमिगडेला कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है। अच्छा, तो अलार्म बजता है और लॉजिक सो जाता है। बिल्कुल। लेकिन प्रार्थना सभा का जो शांत माहौल था, वो जो हल्की हवा का झोंका था, उसने सरगम के शरीर को थोड़ा शांत किया। हाँ, और जैसे ही शरीर शांत हुआ, उसके दिमाग के तार्किक हिस्से ने वापस काम करना शुरू कर दिया। मतलब जिसे कहानी प्रेरणा की परी कह रही है, वो असल में सरगम का अपना ही उन्नत, तार्किक और सकारात्मक आत्मसंवाद है। एकदम सही, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ टॉक कहते हैं। अच्छा, अब जाके मुझे वो बात समझ आ रही है। परी का वो दर्पण और धुएं वाला उदाहरण कितना शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली। धुआं दर्पण को तोड़ता नहीं है। हाँ, वो दर्पण की सच्चाई को नहीं बदलता, बस उसकी सतह पर छाकर छवि को बिगाड़ देता है। और उस धुएं को साफ करने के लिए परी सरगम को जो मंत्र देती है, वो मनोविज्ञान का एक बहुत ही परखा हुआ तरीका है। हाँ, परी उसके माथे को छूकर कहती है कि जब भी डर लगे तो मनी मन बोलना, मैं बहादुर हूँ, ये सिर्फ मेरी कल्पना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ परी ये नहीं कह रही कि तुम्हें डर से लड़ना है या चुड़ैल को हराना है। हाँ, वो लड़ने को नहीं कह रही। वो बस इतना कह रही है कि पहचानो कि ये तुम्हारी कल्पना है। जब आप अपने डर को एक नाम दे देते हैं, मतलब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये एक विचार है, कोई भौतिक सत्य नहीं। बिल्कुल, तो डर की आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। आप अपने एम्बिगडला से कहते हैं, शांत हो जाओ, ये कोई असली शेर नहीं है, ये सिर्फ एक विचार है। और किसी विचार को बदलना किसी असली खतरे से लड़ने से कहीं ज्यादा आसान है। ये तो कमाल का नजरिया है ना? डर को भगाने का तरीका उससे भिड़ना नहीं है, बल्कि उसे डिकोड करना है। उसे समझकर ही उस पर जीत पाई जा सकती है। और इस मंत्र का असर जादुई होता है।
परी के गायब होते ही सरगम चारों ओर देखती है और सब कुछ वापस सामान्य हो चुका होता है। स्कूल की दीवारें सामान्य हैं, अध्यापक मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। डर का धुआं हटते ही दुनिया फिर से अपने असली रंग में लौट आई। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। हाँ, जो कदम उठाती है वो उसे एक सशक्त इंसान के रूप में स्थापित करता है। बिल्कुल सही। सरगम घर जाकर सबसे पहले अपनी माँ से साफ साफ कहती है कि कुछ कहानियां सिर्फ मजे के लिए होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सच मान लें तो वे हमें बुरी तरह डरा सकती हैं। और वो अपनी माँ से कहती है कि वो अब ऐसी कहानियों से दूर रहेगी। और अगले दिन तो वो और भी बड़ा कदम उठाती है। वो कमलिनी के घर जाती है। दीदी फिर से डरावनी कहानी सुनाने के लिए तैयार बैठी हैं। लेकिन इस बार सरगम घबराती नहीं है। नहीं, वो बड़े आत्मविश्वास के साथ दीदी की आंखों में देखती है और कहती है कि ऐसी कहानियों से छोटी बच्चियों को डर लग सकता है। और वो पूछती है, क्या आप अगली बार बहादुरी, हंसी और सीख वाली कहानियां सुनाएंगी? ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम जिस मनोवैज्ञानिक अवधारणा को देख रहे हैं उसे बाउंड्री सेटिंग या अपनी सीमाएं तय करना कहते हैं, और ये वयस्कों के लिए भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, आप वयस्कों के संदर्भ में इसे कैसे देखती हैं? देखो, हम अक्सर डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। हाँ, फोन पे लगातार बुरी खबरें पढ़ना। बिल्कुल, जहाँ हम लगातार नकारात्मक खबरें या डरावनी जानकारी पढ़ते रहते हैं, हम अनजाने में अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे होते हैं कि दुनिया सिर्फ एक भयानक जगह है। सही बात है। सरगम का दीदी को रोकना यह दर्शाता है कि हमारे पास ये चुनाव होता है कि हम अपने दिमाग में कैसी जानकारी जाने दें। मतलब जब हम अपने सूचना तंत्र, अपने इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को सुरक्षित कर रहे होते हैं। एकदम सही। तो सरगम ने सिर्फ खुद को ठीक नहीं किया, उसने उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, उस पूरे इकोसिस्टम को ही बदल कर रख दिया जो डर पैदा कर रहा था। दीदी भी उसकी समझदारी को देखकर हैरान रह जाती हैं। हाँ, वो हंसती हैं और कहती हैं कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब वो बच्चों को हिम्मत और प्रेरणा देने वाली कहानियां ही सुनाएंगी। और इसी का परिणाम हम उस रात देखते हैं। हाँ, रात को जब हवा बहती है और पत्तियों की सरसराहट होती है, तो सरगम डरने के बजाय मुस्कुराती है। और कहती है, ये तो पेड़ों के आपस में बात करने की आवाज है। दीवार पर परछाई पड़ती है तो वो उसे अपनी गुड़िया की परछाई मानती है। यह वही कल्पना है जो एक रात पहले उसे डरा रही थी। लेकिन अब वही कल्पना उसे एक सुंदर दुनिया दिखा रही है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमारी कल्पना एक उपकरण है, एक टूल है। बिल्कुल। अगर ये डर के हाथ में है तो ये हमें कुचल सकती है। लेकिन अगर ये समझदारी और हिम्मत के हाथ में है तो ये हमारे आसपास की दुनिया को जादुई बना सकती है। इस कहानी से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि डर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए या बाहर ही मारा जाए। डर हमारी अपनी ही चेतना का एक उत्पाद है। हाँ, जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे दिमाग की प्राइमिंग कैसे होती है तो हम अपने डर के मालिक बन जाते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी यात्रा को थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक खुशमिजाज बच्ची का दिमाग एक डरावने माहौल और कहानी के प्रभाव में आकर खतरे के अलार्म बजाने लगा। कैसे उसका पूरा स्कूल, उसके अध्यापक, उसके अपनी दोस्त, सब कुछ उस खराब चश्मे में से डरावने लगने लगे। लेकिन फिर प्रार्थना सभा की उस शांति में उसने अपने भीतर के तार्किक हिस्से को जगाया, अपनी प्रेरणा की परी को जगाया। ये स्वीकार किया कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है। और अंत में उसने सिर्फ अपने डर को ही नहीं हराया बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी एक सकारात्मक दिशा दे दी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है इस बात का कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर के धुएं को साफ करना पड़ता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा विचार मैं आखिर में छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। हम सब हर दिन खबरों, सोशल मीडिया और अपने आसपास के लोगों से अनगिनत कहानियां सुनते हैं। हाँ, अनगिनत। इनमें से कई कहानियां नकारात्मकता, डर और आक्रोश से भरी होती हैं, जो हमारे भीतर उसी अमेगडेला को, उसी अलार्म को ट्रिगर करती हैं। तो सोच कर देखिए, क्या हम भी अनजाने में अपनी जिंदगी के ज्यादातर पल दीदी के उस अंधेरे कमरे में बैठकर तो नहीं बिता रहे? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या मीडिया और सोशल मीडिया का वो धुआं हमें हमारे ही समाज, हमारे ही साथियों को एक अजीब और डरावने रूप में देखने पर मजबूर तो नहीं कर रहा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। हमें खुद से ये पूछने की जरूरत है कि हम अपने मन के दर्पण पर किस तरह का धुआं जमने दे रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हमें लगता है कि हम सच में उस अंधेरे कमरे का हिस्सा बन गए हैं, तो आज हम ऐसा क्या कदम उठा सकते हैं जिससे हमारे भीतर की वो प्रेरणा की परी, हमारा वो तार्किक दिमाग जाग सके? अपने डर को कैसे पहचानें? हाँ,
हम कैसे अपने उस डर के चश्मे को उतारकर, डूम स्क्रॉलिंग को रोककर अपनी दुनिया को फिर से एक साफ, उजली और सकारात्मक नज़र से देख सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में शायद हमारे भविष्य की शांति छिपी है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक अपने मन के दर्पण को साफ रखिए।